सभी एस्पिरेंट्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिनको कि मैंने जब टेस्ट सॉल्व किए थे तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलना संभावित है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तो पहला पॉइंट है, ये सब मैंने वन लाइनर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सब टेस्ट सीरीज से लगाए हुए प्रश्न हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला है, नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो इसमें आपसे प्रश्न आएगा कि वो नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग था या नहीं था, तो नहीं था। अगला जो है, ये आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये है डेजर्ट के नेम, और सामने जो लिखा है वो कंट्री का नेम है कि किस देश में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। तो जो सोने रन मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो यूएसए में पाया जाता है। तकलामाकन चीन में पाया जाता है। ये सब मरुस्थल के नाम है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है। और गिब्सन, आप कमेंट करके बताइए कि गिब्सन मरुस्थल जो है वो किस देश में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ें। एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं। ये वन लाइनर फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। तो आपको टिक करना है एशिया महाद्वीप। आइए आगे देखें। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। इसमें जो ये है साइलेंट है टा, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। ये चीन में बहती है, चीन आसियान कंट्रीज़ में। तो ये यांगसी नदी है। गंगा कार्लडेस, कार्लडेस मतलब कि इसका ये नाम है। गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। तो आपसे प्रश्न आएगा कि जो गंगा नदी है उसका बांग्लादेश में जो नाम है वो क्या है, तो पद्मा नाम आपको टिक करना है। आइए आगे देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही सरल भाषा में, कॉम्पैक्ट भाषा में लिखा हुआ है, वन लाइनर के फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य, ये किस देश में है? ये अभयारण्य नेपाल में है। अगला जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका पूछा जा रहा है मुख्यालय कहाँ पे है, तो लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। आगे देखें, सारगैसो सी, सारगैसो सी, आई होप कि आपने इसका नाम सुना होगा पहले। ये जो है एक ऐसा सी है जिसमें कोई तटरेखा नहीं है। नॉर्मली देखा जाता है कि हर समुद्र की एक तटरेखा होती है, जैसे इंडिया में है अरेबियन सी और उधर बंगाल की खाड़ी साइड, लेकिन ये जो है बीच महासागर में है। यानी ये सारगैसो सी ऐसा है जो महासागर के बीच में स्थित है, इसीलिए इसमें कोई कोस्टल लाइन नहीं है, तटरेखा नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया में कुल कितने स्टेट ऐसे हैं जिनमें तटरेखा पाई जाती है या कोस्ट लाइन है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है। अगला देखें, कॉफ़ी एक्सपोर्ट में सेकंड पोजीशन है कोलंबिया की। कोलंबिया एक देश है और ये कॉफ़ी के निर्यात, एक्सपोर्ट यानी निर्यात में पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है। अगला फैक्ट, टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि टैगा वन किस तरह की जलवायु में होते हैं, तो ये समशीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं टैगा वन। अगला देखें, 2011 की सेंसस, 2011 की जनगणना में TFR इंडिया का जो है वो 2.4 था, और अब जो है वो 2.3 हो गया है, और इसका जो लक्ष्य है वो 2.2 है। यानी जो जनसंख्या को स्थिर करने का जो लक्ष्य होता है वो कहते हैं कि TFR। अब ये TFR क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो जाए तो जो है जनसंख्या स्थिर होने लगती है। तो जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय जो TFR था वो 2.4 था, और 2.2 करने का लक्ष्य है। वर्तमान में जो है 2.3 चल रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरुष व स्त्री साक्षरता प्रतिशत में न्यूनतम अंतर कहाँ पे है? मेघालय में। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्री और पुरुष की साक्षरता में न्यूनतम अंतर है। यानी जितनी पुरुषों की साक्षरता है लगभग उसी के आसपास स्त्रियों की है। अमूमन
ये देखा जाता है जनगणना में कि पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम। अगला देखें, 10 लाखी नगरों में अंतिम स्थान पर है, 10 लाखी नगरों में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? कोटा। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? बिहार में। तो बिहार ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है साक्षरता को बढ़ाने में 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कि हमारी जो देश की कार्यशील आबादी है वो कुल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत है? तो 59.29%, यानी लगभग 60% आबादी जो है वो हमारी कार्यशील है। आइए अगला बिंदु देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, राष्ट्रीय आय को मापते हैं, तो उसका जो बेस ईयर है वो 2011-2012 है। किसी भी चीज़ की जीडीपी की गणना करने के लिए, महंगाई की गणना करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक वगैरह की गणना करने के लिए एक बेस ईयर का प्रावधान होता है। तो 2015 से जो है वो बेस ईयर बदल करके अब 2011-12 कर दिया गया है। जो राष्ट्रीय आय मापी जाती है वो इसके सापेक्ष मापी जाती है। अगला देखते हैं 5वीं योजना। अब कौन सी योजना? ये पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो रही है। ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, कई बार आ चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, किस वर्ष से किस वर्ष तक चली 5वीं पंचवर्षीय योजना। आइए अगला देखते हैं, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? भारत। तो हमारा देश भारत जो है पूरे विश्व में चावल की खेती के अंतर्गत जो एरिया है, यानी टोटल एरिया पूरे विश्व के सभी देशों के सापेक्ष भारत का ज़्यादा है जहाँ पर चावल उगाया जाता है। अब आगे देखें तो ये कुछ प्रजातियों के नाम लिखे हैं, पूसा, सिंधु और गंगा। ये किस फसल की प्रजाति हैं? तो ये गेहूं की प्रजातियों के नाम है, पूसा, सिंधु और गंगा। कई बार यूपीपीसीएस में प्रजातियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे आंवला की प्रजाति, अमरूद की प्रजाति, गेहूं और धान की प्रजाति, मक्का की प्रजाति। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने होते हैं। तो पूसा, सिंधु और गंगा ये सब गेहूँ की प्रजातियाँ हैं। आइए आगे देखें, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं कितने? 20। तो आपसे प्रश्न आएगा कि भारत में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो 20 इसका आंसर आपको लगाना होगा। आइए फटाफट से अब आगे देख लेते हैं। व्यापार संतुलन में केवल गुड्स शामिल हैं। एक अर्थव्यवस्था में व्यापार संतुलन का कॉन्सेप्ट होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो जो गुड्स हैं यानी जो वस्तुएं हैं सिर्फ उन्हीं को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है, यानी किसी भी ऐसी वस्तु, मूर्त चीज़ जिसका किसी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसी को व्यापार संतुलन में गिनते हैं। सर्विसेज यानी जो अदृश्य चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको व्यापार संतुलन में शामिल नहीं किया जाता है। अगला और अंतिम इस वीडियो का कि प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो 1920 में झांग में। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना झांग में 1920 में हुई। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, टेस्ट सीरीज़ एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करिए, और अगर मेरे वीडियोस से आपको फ़ायदा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने मेंस और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट सब कुछ शेयर किया हुआ है, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।